गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि अपन ने परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण जो पढ़ा छठी ईसा पूर्व जो 6ठी शताब्दी से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का जो राजनीतिक दृष्टिकोण रहा या जिस राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रचलन रहा उसको अपन परंपरागत राजनीति विज्ञान के नाम से जानते हैं। जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था वो मुख्यतः दर्शन शास्त्र से प्रभावित उसमें अध्ययन किए गए अध्ययन पद्धतियाँ जो थी वो भी आदर्शवादी थी, दार्शनिक थी, नीति शास्त्र से प्रभावित थी। साथ ही जो ज़्यादातर अध्ययन किए गए थे वो संकुचित अध्ययन थे। संकुचित होने का कारण ये था कि पाश्चात्य जगत की जो शासन व्यवस्थाएं थी विकसित देशों की, उन्हीं शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया और पाश्चात्य देशों में भी जो संवैधानिक प्रावधान जो थे, वहाँ के जो उदारवादी संविधान थे या शासन थे, उनके प्राय सैद्धांतिक और आदर्शवादी अध्ययन पर ही बल दिया गया, यानी उनका औपचारिक कानूनी दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया। व्यवहारवादी शासन व्यवस्था किस तरीके से कार्य रूप में परिणित होती है, किस तरीके से कार्य करती है, संविधान के अतिरिक्त अन्य कौन कौन सी चीज़ें उसको प्रभावित करती है, इनका अध्ययन परंपरागत राजनीति विज्ञान में नहीं किया गया था। और यदि अपन देखें तो ज़्यादा जो अध्ययन थे, जैसे अपन प्लेटो की रिपब्लिक है, ऑगस्टाइन का ईश्वरीय नगर है द सिटी ऑफ गॉड या टॉमस मोर की यूटोपिया, ये जितने भी रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, जितने भी अध्ययन किए गए वो सब मूल्य प्रधान अध्ययन थे और आदर्शात्मक और मूल्य प्रधान राजव्यवस्थाओं का चित्रण प्रस्तुत किया। उन्होंने वास्तविक जो राजनीतिक जीवन थी उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आदर्शवादी विचार प्रस्तुत किए थे, व्यवहारवादी विचार नहीं थे। ये जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था ये दूसरे विश्व युद्ध तक प्रचलन में रहा और दूसरे विश्व युद्ध के बाद का जो राजनीतिक दृष्टिकोण है उसको आधुनिक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा क्या परिवर्तन उसमें आया या कौन सी घटनाएं थी जिनके कारण जो राजनीतिक दृष्टिकोण था, राजनीतिक जो एक विषय था उसमें नए जो विषय या नए कॉन्सेप्ट है वो जुड़े, तो इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि अपन जानते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान जो था वो मुख्यतः औपचारिक था, कानूनी था, उसके अध्ययन जो थे संकुचित थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पहले ही यदि अपन बात करें, कई विचारक या राजनीतिक जो चिंतक थे उन्होंने परंपरागत राजनीति विज्ञान को एक नई दिशा दी और उसमें बदलाव का महसूस किया कि सिर्फ मूल्यों से या आदर्शात्मक अध्ययन ही नहीं उचित हो सकते, उसके साथ व्यवहारिक राजनीति का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। सबसे पहले यदि अपन बात करें तो 1925 में जो अमेरिकी पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का जो सम्मेलन हुआ उसमें चार्ल्स ए मीरियम, इनकी जो बाद की रचना है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स अपन देखेंगे उसमें भी उन्होंने, और यहाँ पर भी इन्होंने वैज्ञानिक तकनीकी और प्रविधियों के विकास पर बल दिया कि इनका प्रयोग करके, वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग करके राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो किया जाना चाहिए। 1930 में अपन यदि हैरल्ड लासवेल की पुस्तक जो है साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स, इसमें भी इन्होंने राजनीतिक घटनाओं और क्रियाओं की किस प्रकार व्याख्या की जाए, उनका अध्ययन कैसे किया जाए, इनका ये मानना रहा कि इसके लिए फ्राइड का जो मनोविज्ञान है उसको आधार बनाया जाना चाहिए। मनुष्य क्यों राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेता है, वो किस प्रकार राजनीति को लेता है अपने लिए, वो उपयोगी मानता है, अनुपयोगी मानता है, तो सिर्फ जो औपचारिक अध्ययन थे उन्हीं के आधार पर राजनीति विज्ञान का जो है वो अध्ययन नहीं किया जा सकता। दूसरे विश्व युद्ध से पहले की एक अपन घटना देखें तो इसको एक शिकागो विश्वविद्यालय के नाम से जो प्रमुख राजनीतिक विचारक थे, जिसमें मेरियल है, लासवेल, हेराल्ड गोसलिन, इन्होंने भी परंपरागत राजनीति विज्ञान के स्थान पर या मूल्यों के स्थान पर तथ्यों के ऊपर अत्यधिक मात्रा में जोर दिया और वैज्ञानिक प्रविधियों से राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के ऊपर बल दिया। तो उससे एक तरीके से इसको शिकागो विश्वविद्यालय के लिए कहा जाता है कि ये जो विचारक थे इन्होंने आधुनिक दृष्टिकोण में उसके जन्म में या आधुनिक दृष्टिकोण, परंपरागत राजनीति विज्ञान को आधुनिक बनाने में प्रमुख योगदान दिया। और सबसे महत्वपूर्ण घटना जो थी वो दूसरा विश्व युद्ध थी, क्योंकि इसके बाद की जो दुनिया अपन यदि अपन देखते हैं तो उसमें काफ़ी परिवर्तन आए, चाहे वो राजनीतिक संरचनाओं से संबंधित हो, वैज्ञानिक या तकनीकी उपलब्धियों से संबंधित हो, या फिर सैन्य क्षमता से संबंधित हो। जैसा कि अपन देखते हैं परमाणु बमों का प्रयोग सबसे पहले यहाँ पर किया गया था। तो आदर्शवादी जो अध्ययन किए गए वो उचित नहीं बैठे। इस प्रकार की जो राजनीतिक घटनाएं हो रही थी विश्व स्तर पर, तो इनका किस प्रकार अध्ययन किया जाए, क्योंकि विश्व स्तर पर जो ये गंभीर परिवर्तन हुए थे, इन्होंने मानव समाज और मनुष्य की जो संस्कृति थी उसको
बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था और परंपरागत अवधारणाओं के स्थान पर नई अवधारणाएं जन्म ले रही थी। तो इसीलिए राजनीति विज्ञान का अध्ययन भी अब मूल्यों के स्थान पर तथ्यों से, वैज्ञानिक प्रविधियों के प्रयोग से अध्ययन किया जाने लगा और इसको ही क्या नाम दिया गया? आधुनिक दृष्टिकोण। अब अपन देखते हैं राजनीति विज्ञान का अर्थ आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार। जैसा कि अपन अभी बात कर रहे थे, परंपरागत दृष्टिकोण में अपन ने देखा कि राजनीति विज्ञान को राज्य, सरकार या अन्य जो राजनीतिक औपचारिक जो संस्थाएं होती है संविधान में जिनका उल्लेख होता है, उनका अध्ययन करने वाले विषय के रूप में स्वीकारा। और शासन की जो रचना है या जो शासन प्रणाली है उसका भी मुख्यतः सैद्धांतिक अध्ययन किया गया। लेकिन जो गैर राजनीतिक शक्तियाँ थी, जो शासन को या शासन की कार्य प्रणाली को प्रभावित करती है, जो मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है, उसका अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण में नहीं किया गया था। तो आधुनिक दृष्टिकोण में अपन सबसे पहले देखते हैं कि इसने माना कि राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। जो राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण है उसके अनुसार राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन है? मानवीय क्रियाओं का। देखिए, मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है या उसकी मानवीय क्रियाएं हैं, उसके साथ साथ ही मनुष्य जो भी सामाजिक है, आर्थिक, धार्मिक और जितने भी मनोवैज्ञानिक या गैर राजनीतिक कार्य है, वो भी मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जैसा कि अपन देखें, जुवेनिल जो विचारक हैं उन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो उनके परस्पर साथ रहने के कारण स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। अपन यहाँ पर यदि बात करें तो परंपरागत राजनीति विज्ञान ये मान रहा था कि मनुष्य का सिर्फ राजनीतिक पक्ष ही है और वो केवल राजनीतिक पक्ष ही राजनीतिक जो शासन प्रणाली है उसको प्रभावित करता है, जबकि मनुष्य का सामाजिक पक्ष, उसका आर्थिक पक्ष, उसका सामाजिक, सांस्कृतिक सारे पक्ष उसके राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो मनुष्य की जितनी भी क्रियाएं हैं वो चाहे कैसी भी प्रकार की है, उनका अध्ययन भी राजनीति विज्ञान में किया जाने लगा। और एक तरीके से आगे अपन जब देखेंगे कि अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण यही था कि राजनीति विज्ञान का जो विस्तृत रूप से या व्यापक रूप से अध्ययन तभी किया जा सकता है जब मनुष्य की सारी राजनीतिक प्रक्रियाओं का, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाए। दूसरा अपन देखते हैं आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन है? शक्ति का अध्ययन है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के जो समर्थक हैं उनका ये मानना है कि राजनीतिक व्यवहार या जितने भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां होती हैं उनका मुख्य जो तत्व है वो शक्ति होता है। शक्ति के कारण ही सारी राजनीतिक गतिविधियां संचालित होती है, इसलिए शक्ति का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाना चाहिए। यदि अपन कैटलिन की परिभाषा देखें जिसने लिखा है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, बिना शक्ति के, बिना सत्ता के, बिना पावर के अपन राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि सत्ता से या फिर शक्ति से ही सारी जो राजनीतिक क्रियाएं हैं वो संचालित होती है। तीसरा अपन देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। इसके जो प्रमुख समर्थक थे आधुनिक दृष्टिकोण के, उनमें डेविड स्टन है, आमंड है। इन्होंने ये माना कि राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन करती है? राजनीतिक व्यवस्था का। इनका ये मानना है कि संपूर्ण समाज स्वयं में एक व्यवस्था होती है और बाकी जैसे सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, ये उसके एक उप व्यवस्था के रूप में और उसके एक अभिन्न भाग के रूप में कार्य करती है। तो राज व्यवस्था में भी अनेक प्रकार की संरचनाएं होती है। जैसे अपन देखें, संविधान है, सरकार के अंग है, राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनमत है, निर्वाचन। तो इस प्रकार व्यक्ति का राजनीतिक जो व्यवहार है वो क्यों राजनीतिक दल बनाता है, वो क्यों दबाव समूह बनाता है, वो क्यों वोट देता है या क्यों मतदान प्रणाली में भाग लेता है, ये जो व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार है वो राजनीतिक व्यवस्था का ही क्या होता है? एक अंग होता है। तो इसलिए माना गया कि राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन कर रहा है? राज व्यवस्था की जो ये संरचनाएं होती हैं और इनका व्यक्ति के साथ किस प्रकार का पारस्परिक राजनीतिक संबंध है, उसका अध्ययन भी राजनीति विज्ञान में किया जाता है। उसके बाद आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक मानते हैं कि राजनीति विज्ञान किसका संबंध है, किसका अध्ययन किया जाता है? निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि अपन जानते हैं कि राजनीति विज्ञान का मुख्य संबंध किससे है? शासन से, यानी सरकार से। और सरकार या शासन का प्रमुख कार्य क्या होता है? नीति निर्माण करना, निर्णय लेना, कानून बनाना। और इस नीति निर्माण और शासन की जो नीति प्रक्रिया है उसका अध्ययन भी राजनीति विज्ञान में किया जाता है, क्योंकि ये दोनों ही राजनीति विज्ञान को या राज व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार राज्य सरकार से तक ही परंपरागत दृष्टिकोण में जैसा अध्ययन किया गया था उस तक ही आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान को सीमित नहीं रखा गया। अब अपन देखते हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ।
आधुनिक राजनीति विज्ञान की यदि अपन अध्ययन पद्धतियों की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं ये समाज वैज्ञानिक उपागम था। यानी राजनीति विज्ञान को सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रख के समाज उसको किस प्रकार से प्रभावित करता है और समाज में जो अन्य व्यवस्थाएं, जैसे समाज भी एक व्यवस्था और उसकी जो उप व्यवस्थाएं हैं, राजनीति है, आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक, वो सारी व्यवस्थाएं एक दूसरे से अंतःक्रियाशील है, जुड़ी हुई है और उसके साथ ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। सामाजिक जो समस्याएं हैं उनका समाधान व्यवहारवादी तरीके से किस प्रकार किया जाए, इसके ऊपर ही इस तरीके से राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण में अध्ययन किया गया। उसके बाद अपन देखते हैं मनोवैज्ञानिक उपागम। जैसा कि अपन ने देखा कि जो लासवेल थे उन्होंने फ्राइड के मनोविज्ञान को आधार बनाने के लिए कहा था कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन मनोविज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। मनुष्य की मन स्थिति क्या है, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार जो उसका होता है वो ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे की जो मन स्थिति है उसका अध्ययन, उसको आधार बनाकर भी राजनीति विज्ञान में अध्ययन किए गए। उसके बाद अपन देखते हैं अंतर अनुशासनात्मक उपागम। इसका अर्थ ये था कि व्यक्ति का जो राजनीतिक व्यवहार होता है वो गैर राजनीतिक क्रियाओं से प्रभावित होता है। इसलिए यदि आप व्यक्ति का संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार समझना चाहते हैं तो राजनीति विज्ञान को अन्य जो विज्ञान है, चाहे वो सामाजिक विज्ञान है, आर्थिक विज्ञान है, उनके साथ मिलकर अध्ययन करना चाहिए। और इसी से जैसे राजनीतिक समाजशास्त्र है, राजनीतिक मनोविज्ञान है, ऐसी नई नई जो शाखाएं सामने आई वो इसी कारण आई क्योंकि अंतर अनुशासनात्मक उपागम का प्रयोग आधुनिक दृष्टिकोण में किया गया था। उसके बाद अपन देखते हैं व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम का अर्थ यही था कि आधुनिक दृष्टिकोण में उपागम का जो मुख्य एक रूप था वो था व्यवहार, यानी व्यक्ति और व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए अंतःनुशासनात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाएगा और राजनीतिक तथ्यों के अध्ययन के लिए आदर्शवादी नहीं बल्कि किसका, व्यवहारवादी और जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं जैसे गणितीय मॉडल होते हैं, तालिकाएं हैं, ग्राफ है, अनुमान है, इनका अध्ययन किया जाएगा। और मुख्यतः जैसा कि अपन देखते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में राजनीति विज्ञान को एक सैद्धांतिक और आदर्शवादी विषय के रूप में प्रमाणित किया गया, प्रतिष्ठित किया गया। और व्यवहारवाद का उद्देश्य मुख्य यही था कि राजनीति विज्ञान को एक आनुभविक विज्ञान के रूप में विकसित करना। इस प्रकार अपन देखते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में मूल्यों के स्थान पर तथ्यों के ऊपर और सबसे मुख्य जो था वो यही था कि व्यवहारवादी अध्ययनों पर इसके ऊपर अत्यधिक जोर दिया गया। आगे अपन आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताओं के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।